प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, परंतु वह स्वतंत्र न रह सका। मीर जाफर अंग्रेजों के अधीन ही लगभग काम करने लगा, क्योंकि मीर जाफर अपनी रक्षा के लिए और पद के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी न रहकर एक सैनिक कंपनी भी बन गई। इसके पास एक बड़ी जागीर भी थी, जो केवल सैन्य बल पर ही अधिकार में रह सकती थी। उस समय के राजनीति में सैनिक नियंत्रण ही राजनीतिक नियंत्रण था, और ये कंपनी राजनीतिक, सैनिक तथा व्यापारिक तीनों भूमिकाएं निभाना स्टार्ट कर दी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में क्लाइव की स्थिति बिल्कुल ही बेकायदा थी। जिस समय उसने प्लासी में विजय की, उसमें मद्रास के गवर्नर और काउंसिल का एक नौकर था सिर्फ। लेकिन जून 1758 में कोलकाता काउंसिल ने अपने मन से उस क्लाइव को बंगाल का गवर्नर चुन लिया। क्लाइव और मीर जाफर के बीच में धीरे धीरे अनबन होने लगा। मीर जाफर क्लाइव को नापसंद करने लगा। इसका प्रमुख कारण ये था कि क्लाइव उसके निजी कार्यक्षेत्र में भी दखल देने लगे। उसमें से एक घटना थी जिसमें मीर जाफर दीवान दुर्लभ राय और बिहार के गवर्नर राम नारायण जैसे दो हिंदू अफसरों को सबक सिखाना चाहा, पर क्लाइव के कारण वो नहीं कर पाया। दीवान राय दुर्लभ जमींदारों को नवाब मीर कासिम मीर जाफर के विरुद्ध भड़काया था, जिसके कारण मीर जाफर चाहता था कि वो दुर्लभ राय को सबक सिखाए। नारायण राव मीर जाफर के साथ मित्रता पूर्ण नहीं रहता था, वो अपना मनमानी करते रहता था। नारायण राव मीर जाफर को अपना नवाब मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर साफ तौर पे क्लाइव इंटरफेयर किया और उसे रोक दिया। मीर जाफर चाहता था कि वो थोड़ा दूरी रखे अंग्रेजों से और इंडिपेंडेंट रहने का प्रयास किया, परंतु 1759 में अली गौहर, जो आगे चलकर शाह आलम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो मुगल सम्राट था। उसने 1759 ने बंगाल और बिहार के लेने के लिए योजना बनाई और उस पर घेरा डाल दिया। क्लाइव की सहायता से मीर जाफर इस खतरा को रोकने में सफल रहा। अंग्रेज कितने भी अनचाहे क्यों न हो, परंतु अपनी गद्दी बचाने के लिए मीर जाफर को अंग्रेजों का सपोर्ट चाहिए था। अंत में मीर जाफर ने निराश होकर अपना स्वामी बदलने का प्रयास किया। इसके लिए उसने चीन शूरा में स्थित डचों से षड्यंत्र रचा। डच भी चाहते थे कि अंग्रेजों के प्रभुत्व को कम कर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। उन्होंने जावा द्वीप की अपनी बस्तियों से नए सैनिक मंगाने की चेष्टा की, परंतु क्लाइव के कारण वो योजना निष्फल हो गया। 1759 में नवंबर 1759 में बेदारा में डच पराजित हो गया और उन्होंने संधि की प्रार्थना की। 3 वर्षों तक क्लाइव काम करके 25 फरवरी 1760 को यहाँ से रवाना हो गया। क्लाइव के जाने के बाद अस्थायी गवर्नर होलवेल बना और अस्थायी गवर्नर वोनसी टोट बना। एक तरफ गवर्नर चेंज हो गए और दूसरे तरफ मीर जाफर का पुत्र मीरान मर गया, जो उत्तराधिकारी था। तो अब समस्या उठ गया कि मीर जाफर का पोता यानी कि मीर जाफर का बेटा मीरन का बेटा और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया उत्तराधिकारी को लेकर।
मीर जाफर के दामाद और मीर जाफर के पोता के बीच। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था और अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझता था। मीर कासिम नवाब बनने के लिए मीर जाफर से छुपकर अंग्रेजों से जा मिला। उस समय मीर जाफर खुद अंग्रेजों से परेशान था और कंपनी बढ़ते हुए सैनिक उत्तरदायित्व के लिए धन कहाँ से आएगा, इसके लिए वो मीर जाफर को प्रेशर देती थी। मीर जाफर जो वचन दिया था कि युद्ध के लिए वह 1 लाख रुपया मासिक कंपनी को देगा, वो पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण 1760 तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता था। उस टाइम पर उसमें बजट की तरह एक अनुमान पास हुआ करता था, एस्टिमेशन की कितना खर्च होगा। वित्तीय वर्ष में कंपनी के व्यय का अनुमान सेना के लिए 18 लाख, मद्रास परिषद के लिए 10 लाख, इनके अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय भी थे। दूसरी ओर कुल आय का अनुमान 37.5 लाख था। इस 37.5 लाख में 25 लाख रुपया नवाब से मिलने वाले थे, जो बकाया के रूप में। अगस्त 1760 में गवर्नर वेंसी टॉट ने सुझाव दिया कि यदि मीर जाफर बर्धमान और नादिया जिला से, जिनसे लगभग 50 लाख रुपया वार्षिक कमाई होती थी, वो अगर अंग्रेजों को दे दे तो मीर जाफर को ही समर्थन मिलता रहेगा। परंतु मीर जाफर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अंग्रेज चाहते थे कि मीर जाफर का अल्टरनेट को खोजा जाए। मीर जाफर का सबसे बड़ा अपराध था धन का न देना, और सितंबर 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के लिए सुनहरा अवसर था और उसने इसका लाभ भी उठाया। उसने अपने आप को अंग्रेजों का मित्र तथा नवाबी के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया और अंग्रेजों को वित्तीय कठिनाइयों में भी सहायता देने का वचन दिया। 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम तथा कलकत्ता काउंसिल के बीच एक संधि हुई, जिस पर निम्न शर्तें थी। पहला, मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चट्टगांव जिला देना स्वीकार कर लिया। दूसरा, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग दे दिया। तीसरा, मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपया देगा। चौथा, मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को अपना मित्र और शत्रु मानेगा। पांचवा, दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति देंगे। छठा, कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी। संधि को कार्यान्वित करने के लिए वेंसी टोट और कर्नल कैलोड दोनों 14 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद, जो राजधानी थी कलकत्ता की, वहां पहुंचे। जब मीर जाफर ने देखा कि उसके महल को अंग्रेजों ने घेर लिया तो उसने तुरंत मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर ने 15,000 रुपया मासिक की पेंशन पर कलकत्ता में रहना अधिक उचित समझा। अब बनते मीर कासिम ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत किया। वेंसी टोट को 5 लाख, होलवेल को 2,70,000, कर्नल कैलोड को 2 लाख तथा अन्य 4 व्यक्तियों को 7 लाख रुपया दिया। इस प्रकार इन अधिकारियों ने कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने लगभग 17 लाख रुपया प्राप्त किया। मीर कासिम नवाब बनने के बाद 2 काम किया। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किया। दूसरा पॉइंट, कलकत्ता में स्थित कंपनी से दूरी बनाने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया और व्यापार में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। मीर कासिम ने
बिहार और बंगाल के उद्दंड जमींदारों को भी सबक सिखाना शुरू कर दिया, अपने वर्चस्व में रखना। बिहार का उप सूबेदार राम नारायण, जिसने मीर जाफर की सत्ता को भी अस्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय क्लाइव का हस्तक्षेप के कारण मीर जाफर उसको कुछ नहीं कर पाया था, और अब वह अंग्रेजों के समर्थन से लगभग स्वतंत्र बन गया था। मीर कासिम के प्रति भी निष्ठावान नहीं था। नवाब की बार-बार आज्ञा पर भी उसने बिहार की आय का ब्यौरा नहीं दिया। मीर कासिम अपनी सत्ता के इस स्पष्ट उल्लंघन को सहन नहीं कर सका। उसने गवर्नर वेंसी टोड की सहमति से पहले राम नारायण को निलंबित किया, सेवा से हटाया और फिर अंततः मार दिया। यानी जो काम मीर जाफर नहीं कर पाया था राम नारायण को हटाने मारने का, वो कासिम ने कर दिखाया। अब कासिम अपना ध्यान राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाया। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े-बड़े जुर्माने लगाने शुरू कर दिए और कुछ नए कर लगाना शुरू कर दिया। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगाया। मीर कासिम ने एक और कर, खिजरी जमा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जा रहा था, को भी प्राप्त किया। उसने आर्थिक रूप से खुद को सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास किया। अब सेना तथा सेवकों को नियमित रूप से वेतन मिलता था। एक मुगल शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी कर के व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, किंतु कंपनी के नौकर अपने पर्सनल व्यापार के लिए भी उन विशेषाधिकारों का उपयोग करते थे। नवाबों ने बराबर इस दुरुपयोग का विरोध किया था, किंतु काउंसिल के सदस्यों का इसमें आर्थिक स्वार्थ था, इसलिए यह चाल बढ़ती चली गई थी। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच गहरे झगड़े का एक विषय ये भी बन गया था, महत्वपूर्ण विषय। 1762 में वेंसी टोड मीर कासिम से उसकी राजधानी में मिला, मुंगेर में, जहां नवाब अपना राजधानी शिफ्ट किया था। उसने इस विषय पर एक निश्चित समझौता तय किया। इस समझौते में 9 धाराएं रखी गईं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, हर प्रकार के आयात और निर्यात के लिए कंपनी अपना दस्तक प्रदान करेगी। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसी वस्तुओं का व्यापार जो देश के भीतर होगा या देश में उत्पन्न वस्तुओं में होगा, कंपनी का दस्तक प्रदान किया जाएगा। तीसरा, ऐसी वस्तुओं के आंतरिक व्यापार पर समझौते में तय की गई दरों के अनुसार चुंगी या कर लिया जाएगा। उस समय अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी अथवा कर की राशि 9% रखी गई थी। जो ये धाराएं समझौता के द्वारा तय की गई थी, उसमें अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा हुआ। भारतीय व्यापारी 9% से बहुत अधिक कर देते थे। कभी-कभी यह कर 35 से 40% तक होता था। कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने वारेन हेस्टिंग और वेंसी टोड के छोड़कर बाकी सभी ने इसकी तीव्र आलोचना की। काउंसिल की मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि केवल नमक पर 2.5% कर दिया जाएगा, न कि प्रत्येक वस्तु पर 9%, जैसा कि समझौता में कहा गया था। अंग्रेज कर मुक्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। मीर कासिम ने अंततोगत्वा कठोर कार्रवाई की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिए। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समान कर मुक्त व्यापार करने लगे। काउंसिल के सदस्य चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर कर लगाए, ताकि वे दस्तक का उपयोग कर सके पहले की भांति। लोग चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण ढंग से राज्य ना करे, कि कंपनी और आम व्यापारियों, भारतीय व्यापारियों सबको कर मुक्त कर दिया जाए। अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान समझा कि वे भारतीय व्यापारियों के समान हो गए, और इस तरह बक्सर का युद्ध का माहौल तैयार हो गया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ।